फंक्शन के लिए 10 जुगाड़ू बहू की 10 तरह की ड्रेस। माँ जी देखिए ना, आखिर हमने जो चाहा था वो होने ही वाला है। बस ये बर्तन और सब्जी वाली ड्रेस बन नहीं रही है। एक कटोरी चम्मच का कैसे इस्तेमाल करूं, सोच तो लिया, लेकिन अब इसे पूरा कैसे करेंगे? और क्या हम उससे उस कंपटीशन वाले फंक्शन में जीत पाएंगे? अरे बहू, जीत जाओगे, ऐसे परेशान नहीं होते। भगवान पर भरोसा है मुझे और अपनी जुगाड़ू 10 बहुओं पर भी। माँ जी, सब्जी की ड्रेस को बनाने में सब्जी कम पड़ रही है, अब क्या करें और इसका इस्तेमाल कैसे करें? अरे ये लौकी को इस तरीके से यहाँ जोड़ दो और देखो लग गई ना। और बाकी सब्जी की चिंता मत करो, सुलोचना का खेत है ना, उससे सब्जी लेकर आती हूँ। माँ जी देखिए, मैंने अपने जुगाड़ से इस अखबार को काट दिया है, अब ड्रेस बनने के लिए तैयार है, बस सिलना बाकी है। बहुत बढ़िया बहू, बहुत बढ़िया। बस जो भी काम करना संभाल के करना, एक काम बिगड़ा तो हमारे सारे जुगाड़, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। भगवान जी प्लीज हमारा साथ देना। आखिर 10 बहुएं 10 तरीके का जुगाड़ कर क्यों जुगाड़ की अजीब अजीब चीजों से न्यूज़पेपर सब्जी की ड्रेस बना रही? क्या उन्हें सच में किसी कंपटीशन फंक्शन में जाना था या बात कुछ और है? जानने के लिए कहानी में कुछ दिनों पीछे चलते हैं, जहां 8 जुगाड़ू बहुएं ठंड में हाथ सेक रही थी, बाकी की एक बहू जुगाड़ से खाना बना रही थी और एक टब में साइकिल लिटाकर साइकिल के पैडल से कपड़े घुमा रही थी, जो कि वॉशिंग मशीन का काम कर रही थी। अरे बहू आजा, लक्कड़ खत्म हो रही है, कब आकर हाथ सेकेगी? अरे वाह, ये तूने आज कौन सा जुगाड़ कर डाला जहाँ वॉशिंग मशीन की तरह कपड़े धुल रहे हैं और तेरे हाथ भी ठंडे नहीं हो रहे। यही तो कमाल है माँ जी मेरा, मतलब बस मेरे कपड़े धुलने ही वाले हैं, 5 मिनट में आती हूँ। माँ जी आपने सुरैया की तारीफ कर दी, मेरी नहीं की। देखिए मैंने धनिया के जड़ को फेंका नहीं और उसी से और धनिया उगा दिया। ये भी तो एक जुगाड़ ही हुआ ना। अब हमें धनिया खरीदने की जरूरत नहीं कुछ समय तक। बस ठंड बहुत लग रही है। हाँ तो अंदर आ जाओ, मैंने तो तसले में पतीला रखकर हाथ सेकते सेकते चाय भी बना ली। देख रही हूँ देवर जी, हमारे साथ रहते रहते आप भी जुगाड़ू हो गए हैं। वो तो होना ही है भाभी। करवाऊं अभी तेरी खी खी खी। 10 बेटे होने के बावजूद भी घर में पैसे की तंगी चल रही है। अपने भाइयों की तरह तुम भी कमाते क्यों नहीं हो? आपको क्या लगता है हम 5 भाइयों को अच्छा लगता है घर में बैठे हुए? अरे हम भी कमाना चाहते हैं, लेकिन काम ही नहीं है, और कहीं काम है तो पैसे नहीं है, और इतने कम पैसों में सर्दी में काम करके कोई फायदा नहीं है। अरे कुछ ना होने से कुछ तो लेकर आते हैं। घर में 20-21 जने और कमाने वाले सिर्फ 5, जिससे ऐसे में रो रो कर नहीं खाएंगे, जुगाड़ नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? अरे छोड़ो ना माँ, जब नौकरी मिलनी होगी मिल जाएगी, कोशिश कर तो रहे हैं। हाँ तू और शय दे दे। फिर एक गरीब औरत अपनी बेटी की ड्रेस बनवाने के लिए उन्हें कुछ कतरन देती है। अरे केतकी, आरजू, शिवानी बहन, आप सब लोग तो सिलाई करते हैं। अच्छा मेरे पास कपड़ा नहीं है और मेरी बेटी को एक फंक्शन में ये ड्रेस पहननी है। आप किसी तरह का लहंगा चोली बना दीजिए, मेरे पास और कपड़े नहीं है। अरे इतने से कपड़े में क्या होगा, इन सभी कपड़ों को जोड़ना पड़ेगा, और ये सारे अलग अलग रंग के टुकड़े हैं। नहीं सुरैया, सुजाता दीदी आप परेशान मत होइए, आपकी बेटी की ड्रेस बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी, और पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, हम आपकी स्थिति को अच्छे से समझते हैं। 2 दिन में शिवानी सारे कतरन को जोड़कर उनकी बेटी के लिए सुंदर सा लहंगा चोली बना देती है, जो दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी। ये देख सुजाता कहती है, अरे वाह, तुमने तो मेरी बेटी की बहुत अच्छी ड्रेस बनाई है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये कतरन से बनी है। आप सच में बहुत कलाकार हो। ऐसी कलाकारी को तो आपको हर जगह दिखाना चाहिए। सुनने में ये सब अच्छा है, लेकिन असल जिंदगी में हम अपनी कलाकारी को कहीं नहीं दिखा सकते। ये तो हमारा जुगाड़ था जो हमने कर दिया। अच्छा अब मैं चलती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। फिर सुजाता चली जाती है। अगले दिन 4 बहू सब्जी लेने बाजार जाती हैं कि कुछ खराब सब्जी को भी उठा लेती है। तभी साइकिल पर एक आदमी छोटे छोटे पर्चे गिराकर जाता है, जिस पर्चे को उठाकर लक्षिता पढ़ती है। अरे शिवानी, तपस्या, अक्षरा, अब इस पर लिखा है 2 दिन बाद यहाँ एक ऐसी प्रतियोगिता हो रही है जिसमें कोई सी भी महिला किसी भी तरीके की कलाकारी दिखा सकती है। जीतने वाले को 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। अरे वो पैसे तो हमें बहुत काम आ सकते हैं, घर की थोड़ी बहुत तंगी तो दूर होगी। तो चलो हम 10 की 10 जुगाड़ू बहू इसमें हिस्सा लेती हैं। हम में से एक भी बहू 10,000 जीत जाएगी तो पैसे तो घर में आने हैं। चलो घर जाकर हम सबको ये बात बताते हैं। घर जाकर बहुएं सबको उस कलाकारी प्रतियोगिता फंक्शन के बारे में बताती हैं। लेकिन माँ जी, सवाल ये है कि हमारे पास कोई कला नहीं है, तो हम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर क्या करेंगे?
अरे इतनी अच्छी तो कलाकारी है। मेरी 10 बहुएं जुगाड़ भी हैं और सिलाई में भी बहुत अच्छे से जानती हैं। उसी से मिलता जुलता कुछ अच्छे कपड़े बना दो, जैसे कि सब्जी के, कतरन के, अखबार के। ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया होगा। वाह माँ जी, आपने तो ऐसा आइडिया देकर हमारी हिम्मत और बढ़ा दी। अब तो हम हर जुगाड़ करके इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और इनाम भी जीतेंगे। चलो तो अब काम पर लग जाओ। भाभी, हम भी आप सबकी मदद कर देते हैं, घर में ही तो बैठे हैं, बताइए क्या लाना है। ऐसा कीजिए देवर जी, बहुत सारे न्यूज़पेपर ले आइए। मैं टेलर के पास से खराब कतरन लेकर आती हूँ और कुछ हमारे घर पर भी हैं। मैं बोरा लेकर आती हूँ और बाकी हम बर्तन, लाइट, घास, फूल, पत्ते, प्लास्टिक की पन्नी इकट्ठा करते हैं। ये कहकर सब जुगाड़ू सामान तैयार कर लेते हैं और बहुएं बोरे, फूल, पत्ती, घास, लाइट, पत्थर वाली ड्रेस तैयार कर लेती हैं। सिलाई मशीन पर कतरन से कपड़े सिलकर उस पर पत्थर, घास और फूल चिपका लेती हैं। वाह माँ जी, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया। हमारी जुगाड़ ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। अब सब्जी का जुगाड़ और हो जाए, कल तो कल बना देंगे और कंपटीशन में ताजी ताजी सब्जियों की ड्रेस पहनकर जाएंगे। हाँ बहू। इस तरह बहुएं अगले दिन सब्जियों का जुगाड़ करके जुगाड़ू सब्जियों की ड्रेस तैयार कर लेती हैं। वहीं बहू और पति मिलकर बर्तन, कतरन, न्यूज़पेपर और बाकी चीजों की ड्रेस तैयार कर लेती हैं और इस तरह उनकी 10 जुगाड़ू ड्रेस तैयार हो जाती है, जिसे बहू पहनकर प्रतियोगिता में पहुंच जाती हैं। सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये कैसी ड्रेस है? आपने तो काफी मेहनत करी है, आपकी मेहनत से दिखाई दे रहा है। जी, हमें कलाकारी दिखानी थी तो हमने सोचा कुछ ऐसी कलाकारी करते हैं जो आज तक किसी ने ना देखी हो ना सोची हो, तो बस वही कोशिश की है। कलाकारी प्रतियोगिता में सबकी सब अपना ड्रेस दिखाते हैं और जज को 10 जुगाड़ू बहू की ड्रेस अच्छी लगती है, जिससे वो उन्हें 10,000 का इनाम दे देते हैं। तभी उनके घर जाने से पहले इवेंट मैनेजर उन्हें कहता है, आप सभी में नए नए तरीके के कपड़े बनाने की एक अलग ही कला है। मैं चाहता हूं आप इस मेट गला जैसे इवेंट को अटेंड करें। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डिजाइनर अलग तरीके के कपड़े पहनकर आते हैं। आपके इन बेहतरीन सोच वाले कपड़ों को देखकर आप एक नए मुकाम पर पहुंच सकते हैं, इसलिए आप इस इवेंट में पहुंच जाना। टाइम और डेट इस पर ही है। ये समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत बड़ा फंक्शन है। ये कहकर इवेंट मैनेजर चला जाता है। 10 जुगाड़ू बहुएं 10,000 का इनाम लेकर सास की तरफ आती हैं और मैनेजर की कही बात अपनी सास और पतियों को बताती हैं। माँ जी, आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों कहा कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी? क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? बहू, अगर ऐसा बोला है तो एक बार किस्मत आजमाने में क्या है। जैसे आज तुम्हारी तरक्की हासिल हुई है, क्या पता तब हमारी सच में जिंदगी बदल जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप सबको उस इवेंट में जाना चाहिए। यह कहकर बहू उस इवेंट में जाने की सोच लेती हैं और 2 दिन बाद के इवेंट में अपनी जुगाड़ू ड्रेस के साथ मॉडलिंग करती हैं, जहां सभी लोग उनके बर्तन, बोरे, घास वाली तरह तरह के अजीब ड्रेस को देखकर उन पर हंसने लगते हैं। ओहो, तुम 10 की 10 एकदम गंवार हो। इतने बड़े इवेंट में कोई ऐसी सब्जी, बोरी, प्लास्टिक वाली ड्रेस को पहनता है क्या? देखिए, आपकी किसी भी बात से हमें फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सब अपने कपड़ों का हुनर दिखा रहे हैं तो सोचा हम भी आ जाएं। और फिर सारे जज सभी मॉडल को नंबर देते हैं और विजेता 10 जुगाड़ू बहू की ड्रेस को घोषित करते हैं। अब जोर से तालियां बजाते हैं। तभी मीडिया वाले उनसे तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। सच कहूं तो आपकी अद्भुत जुगाड़ू ड्रेस देखकर हम सब काफी हैरान हैं। ऐसा करने की आपको प्रेरणा कैसे मिली? आप प्रेरणा की बातें कर रहे हैं। मजबूरी, गरीबी और जुगाड़, इन सब से हमें प्रेरणा ही मिलती है। ये तो हमारी माँ जी हैं जिन्होंने हमें इस कलाकारी को करने में उत्साहित किया। तो देखा दोस्तों, कुछ दिनों के जुगाड़ ऐसे होते हैं जो जिंदगी में सफलता भी हासिल करवाते हैं। ऐसा ही कुछ 10 जुगाड़ू बहुओं के साथ हुआ। फिर यहाँ से 10 जुगाड़ू बहुएं मीडिया के थ्रू फेमस हो जाती हैं। मैगजीन में उनके अलग अलग कपड़ों की फोटो खींचती है। साथ ही उनकी सिलाई की वजह से वो एक बड़ा बुटीक खोलती हैं और अब अपनी मेहनत से अलग अलग ड्रेस में मॉडलिंग करती हैं, जहाँ से उनकी गरीबी भी खत्म हो जाती है। शीतल अभी नई नई शादी करके अपने ससुराल आती है और हर कोई उसका स्वागत करता है। शीतल, अब से ये तुम्हारा ही घर है। हाँ, तुम थोड़ी काली हो, गरीब घर से आई हो, इसलिए तुम्हें किसी बात के लिए कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी। शीतल अपने ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश करने लगती है। कुछ दिनों बाद सब लोग एक साथ बैठे होते हैं और गायत्री कहती है, पता नहीं कब हमारे घर में बच्चों की किलकारी सुनने को मिलेगी। पता नहीं कब मुझे मेरा पोता या पोती मुझे दादी कहेंगे। गायत्री जी, क्यों आप इतनी चिंता कर रही हैं? चिंता कैसे न करूं, जेठानी जी ना दादी बन गई हैं दोबारा से और मैं अभी भी वहीं की वहीं हूँ। खैर छोड़ो।
सास ससुर की बात सुनकर दीक्षा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अपनी जेठानी को उदास देखकर शीतल भी अपनी जेठानी के पास जाती है। दीदी, मुझे पता है कि आप माँ नहीं बन सकती, इसीलिए आप अक्सर परेशान रहती हैं, पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान है ना, उन्होंने आपके लिए जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा। देखना, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। तुम खुद को समझती क्या हो? मैं माँ नहीं बन सकती तो तुम मुझे यहाँ पर क्या दिखाने आई हो? नहीं नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। मुझे बस आपके लिए अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं बस आपसे बात करने आई हूँ। मैं आपकी छोटी बहन की तरह हूँ। अगर आपको कुछ भी मुझसे बात करनी है या कभी भी अपना दिल हल्का करने का मन करे तो आप मुझे बेझिझक बात कर सकती हैं। मुझे ना तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी है और ना ही तुम्हारे साथ अपना दुख बांटने में। हाँ, मैं माँ नहीं बन सकती, मुझे माँ बनना है, लेकिन तुम इसका कुछ भी नहीं कर सकती हो। तुम ये झूठा दिखावा मेरे आगे मत ही करो। अपनी जेठानी की बात सुनकर शीतल कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद शीतल को अचानक से चक्कर आ जाते हैं। अरे शीतल बहू को क्या हुआ? सब लोग यहाँ आओ। सब लोग शीतल को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां पता चलता है कि शीतल मां बनने वाली है। भगवान, आखिरकार तुमने हमारे घर में बच्चों की किलकारी सुनने का सपना पूरा करने का रास्ता दिखा दिया। बहू जीती रहे, तुझे दुनिया की कोई बुरी नजर न लगे। आप सब लोग इतना खुश हैं, ये देखकर ही मेरी आंख भर आई। ऐसे ही सब अच्छा चल रहा था। देखते ही देखते 9 महीने गुजर जाते हैं। शीतल एक प्यारे से लड़के रोहन को जन्म देती है। हाय, मेरा पोता कितना सुंदर है, बिल्कुल राजकुमार है, राजकुमार। माँ जी, आपका पोता नहीं, मेरा बेटा। देखना, मैं इसको बहुत प्यार करूंगी। मैं जितना अब तक माँ का प्यार लुटाने के लिए तरस रही हूँ ना, वो सारा प्यार अपने बेटे पर लुटाऊंगी। कम से कम जेठानी जी खुश तो हैं, और वैसे भी उनकी गोद में रहे, ये मेरी गोद में रहे। बच्चा तो घर में ही है ना। मुझे खुशी है कि मेरा बच्चा हम दोनों देवरानी जेठानी के बीच की दूरियों को कम करेगा। शीतल तो अपने बच्चों को अपनी जेठानी के पास छोड़ देती थी, लेकिन अब दीक्षा रोहन से काफी लगाव रखने लगती है। ये मेरा बच्चा है, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। भले ही शीतल ने इसे जन्म दिया हो, लेकिन मैं अब इसे अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी। तभी वहाँ शीतल आती है और कहती है, दीदी लाइए, रोहन को मैं दूध पिला देती हूँ। आप भी कब से रोहन को लेकर बैठी हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। अरे, अपने बच्चे को लेकर कौन सी माँ थक सकती है? तुम दूध मत पिलाओ, मैं पिला दूंगी। लेकिन दीदी, बोतल वाला दूध अभी नहीं पिलाना है। अरे, मुझे भी पता है, मैं भी बेवकूफ नहीं हूँ, और वैसे भी मैंने डॉक्टर से बात करी है। डॉक्टर ने कहा हम बोतल वाला दूध पिला सकते हैं। और तुम ना जानबूझकर मुझे रोहन से दूर करने के बहाने मत ढूंढो, ये मेरा भी बच्चा है, ठीक है ना? दीदी, आपका रोहन को लेकर इतना प्यार है, मैं कैसे ही दूर कर सकती हूँ। अगर आपका मन नहीं है रोहन को दूर होने का, तो आप इसको आज अपने पास ही सुला लीजिए। धीरे धीरे 5 साल निकल जाते हैं और 5 साल बाद रोहन अपनी माँ से ज्यादा बड़ी माँ से प्यार करने लगता है। बड़ी माँ, कहाँ हो आप? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। मुझे आपके साथ पार्क में जाना है। रोहन बेटा, मैं चलती हूँ ना, बड़ी माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। चलो, आज मैं तुम्हारे साथ पार्क चलूंगी। नहीं माँ, मुझे बड़ी माँ के साथ ही जाना है। मुझे आपके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी कमरे से दीक्षा खांसते हुए आती है। अरे शीतल, तुम्हें क्या दिक्कत है? जब रोहन को मेरे साथ जाना है तो मैं ही जाऊंगी ना। लेकिन दीदी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कर लीजिए, मैं रोहन को पार्क लेकर चली जाती हूँ। नहीं, रोहन मेरे साथ पार्क जाना चाहता है तो मैं ही लेकर जाऊंगी। चलो रोहन बेटा, मुझे अपने बच्चों के आगे अपनी तबीयत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। रोहन अब ज्यादातर अपनी बड़ी माँ के साथ ही रहता था। रात में सोते समय गायत्री रोहन से कहती है, रोहन बेटा, जा अपनी माँ के कमरे में सो जा, इतनी रात हो गई है। दादी, मुझे माँ के पास नींद नहीं आती। मैं जा रहा हूँ बड़ी माँ के कमरे में, वहीं पर सोऊंगा। सच में ऐसा लगता है कि छीन ही लिया हो जेठानी ने देवरानी का बच्चा। पर दीक्षा प्यार भी तो कितना करती है रोहन से। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद दीक्षा सबको एक साथ बुलाती है। अरे दीक्षा बहू, क्या बात है? आज तुमने हम सबको एक साथ यहाँ क्यों बुलाया है? कोई खास बात है क्या? मैंने फैसला ले लिया है, अब से रोहन मेरा ही बेटा है। शीतल, तुम भूल जाओ। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? आप मुझसे मेरा बेटा क्यों छीन रही हैं? देखो, तुम काली हो, गरीब घर से आई हो। तुम रोहन की वो परवरिश नहीं कर सकती जो मैं कर सकती हूँ, और रोहन तुमसे ज्यादा मुझसे अपनी माँ मानता है। मैं रोहन के बिना नहीं रह सकती। तुम इसे छीनना समझो या कुछ भी समझो, अब से मेरी काली देवरानी का बच्चा मेरा है। आप सब देख रहे हैं ना जेठानी जी क्या कह रही है? आप सब चुप क्यों खड़े हैं? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मुझे लगता है दीक्षा सही कह रही है बहू, तू तो दोबारा माँ बन जाएगी, लेकिन वो माँ नहीं बन सकती है। तू समझ सकती है उसके दिल में बच्चों के लिए कितना प्यार है, लेकिन मैं अपने बच्चों के बिना कैसे रह सकूंगी? ये भी तो आप सब समझो ना। तुम समझो? अरे तुम वैसे तो बहुत कहती थी कि तुम मुझे अपनी बहन मानती हो,
मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, और आज जब मैंने तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लिया तो तुम रोने लग रही हो। तुम मुझसे बोल रही हो कि मैं समझूं। नहीं, मैं नहीं समझ सकती। मैं अपने बच्चे रोहन के बिना नहीं रह सकती, और आज से रोहन मेरा ही बच्चा है। अपने परिवार के दबाव में आकर शीतल कुछ नहीं कर पाती और अब वो अपने ही बच्चे से दूर हो जाती है। मुझे नहीं पता था कि मेरी गोरी जेठानी मुझसे मेरा बच्चा छीन लेगी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। रोहन भी मुझसे ज्यादा अपनी बड़ी माँ को मानता है, और वो अमीर भी है। शायद यही भगवान को मंजूर होगा। शीतल अपने ही गमों के अंधेरे में डूब जाती है। अब रोहन हमेशा ही दीक्षा के पास रहने लगता है। बड़ी माँ, उस दिन मेरे दोस्त ना मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मेरी काली माँ है। कोई बात नहीं रोहन बेटा, उनको मुझसे मिलवाना। मैं तो गोरी हूँ ना, और मैं अब से तुम्हारी माँ ही हूँ। ठीक है माँ। कुछ दिनों बाद रोहन स्कूल से घर आता है और अपनी माँ के पास जाता है। माँ, कल मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है और आप ही चलना। नहीं बेटा, मैं जाऊंगी। आप तो बड़ी माँ हो ना, और मैडम ने कहा है कि हमें अपनी माँ को ही लेकर जाना है, तो आप ही चलना। रोहन के मुंह से शीतल के लिए माँ सुन दीक्षा को बहुत बुरा लगता है। रोहन जब भी शीतल के पास जाता तो दीक्षा के मन में डर होने लगता है। कुछ दिनों बाद शीतल रसोई में रो रही थी। सब लोग को दीदी का दुख दिख रहा है, लेकिन मैं कैसे रह रही हूँ ये कोई नहीं समझना चाहता है। काश मैं अपने बच्चे को सीने से लगा पाऊं, पहले की तरह ही। अपनी देवरानी का दुख दीक्षा को समझ आने लगता है। कुछ दिनों बाद दीक्षा शीतल के पास जाती है। शीतल, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुमसे तुम्हारा बच्चा छीनकर, लेकिन बच्चा खोने का डर मुझे हर रोज रहता है। रोहन तुम्हारा ही बच्चा है, मैं उसकी बड़ी माँ ही बन सकती हूँ। दीदी, सच में आप मुझसे मेरा बच्चा नहीं छीन रही? मैं अपनी गलती नहीं दोहरा सकती हूँ। मैं बड़ी माँ बनकर ही प्यार करूंगी रोहन को। दीक्षा को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद शीतल अपनी जेठानी को काफी बड़ी डॉक्टर के पास लेकर जाती है। देखिए, अभी भी इनके मां बनने के चांसेस हैं। कोर्स चलेगा और उसके बाद ट्राई कर सकते हैं। दवाई के कुछ दिनों में दीक्षा भी पेट से होती है। ये सब शीतल तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी माँ भी बन पाऊंगी। दीदी, आप मुझसे ज्यादा बात ही नहीं करती थी, वरना मैं आपके इलाज के लिए कुछ बड़े डॉक्टर से बात कर रही थी। हैसियत नहीं थी, लेकिन आपके लिए फिर भी कर रही थी। तुम बहुत अच्छी हो। मैं अभी रोहन को अपने बेटे की तरह ही प्यार करूंगी। इसी के साथ अंत में जेठानी को भी एक लड़का होता है, जिसके बाद सब लोग खुशी खुशी रहते हैं।